नूर की आंख खुली तो खुद को कमरे में अकेला पाया। बिस्तर से निकलकर वॉशरूम मुंह हाथ धोकर आ गई। सालार उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। घूमते घूमते वो कोने में बने छोटे से रूम में दाखिल हुई, जहां जिम का थोड़ा सा सामान था और सालार डंबल्स उठाए एक्सरसाइज करने में मसरूफ था। सालार की नजर ऐन पर पड़ी तो दिलकश मुस्कुराहट ने उसके लबों को छू लिया। नूर कल वाले हुलिये में ही थी और खुले लंबे बालों में वो सीधी उसके दिल में आ रही थी। नूर उसकी नजरों के हिसार में हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई और उसके हाथ में पकड़े बड़े बड़े मोटे डंबल्स को देखकर हैरानगी से देख रही थी, जिसे सालार ने ऐसे पकड़ा हुआ था कि वो डंबल्स नहीं प्लेटें हों। सालार उसकी बच्चों जैसी दिलचस्पी को महजूज होके देख रहा था। ये भारी नहीं लग रहे आपको? नूर ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, मोहब्बत से जवाब दिया। सालार को खुशगवार हैरत हो रही थी कि नूर खुद चलकर उसके पास आई और फिर अब खुद से मुखातिब भी कर रही थी। सच में? नूर ने जांचती नजरों से पूछा। हाँ, मैं उठाऊं? नूर ने इश्तियाक भरे लहजे में उससे कहा। तुम नहीं उठा पाओगी जानम, ये बहुत भारी हैं। तुम जैसी नाजुक सी जान कहाँ उठा पाएगी इसे? सालार पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसते हुए उसे गहरी नजरों से देखते मना किया कि कहीं खुद को जख्मी ही ना कर ले। फिर मैं क्या करूं? मुझे यहाँ बंद करके आप खुद बड़े मजे से ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। मैं क्या मक्खियां मारूं? नूर ने अपने तौर पर तो मुंह में बड़बड़ाया था, मगर सालार के तेज कानों ने उसकी बड़बड़ाहट आराम से सुन ली थी। यहाँ आओ बहन। सालार ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। क्यों आऊं? आ रही हो या फिर? आती हूं मैं, कहते साथ ही नूर उसके मुकाबिल खड़ी हो गई। तुम्हारी बोरियत मैं दूर करता हूं। जी? नूर उसकी बात पे बौखला ही गई। सालार ने उसके आगे अपना मजबूत कसरती बाजू किया और उसे मजबूती से पकड़ने को कहा। नूर ने अचंभे से सालार को देखा और फिर बाजू को जोर से पकड़ लिया, मगर बाजू था कि मछली जो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। एक तो पता नहीं उनके डोले वोले इतने मोटे क्यों हैं। क्या ये डाइट नहीं करते? क्या पता चर्बी ही चढ़ी हो और ये इसे डोले समझ रहे हों। नूर से जब उसके बाजू ना पकड़े गए तो अपनी खफत मिटाने के लिए खुद को इस तरह तसल्लियां देने लगी कि इसमें इसका क्या लेना देना, ये ही मोटे हैं। जानम, ऐसे पकड़ो। सालार ने उसे सही से पकड़ाया और फिर अचानक ही उसे इसी बाजू ऊपर उठा लिया। नूर ने तो एकदम की कार्रवाई पर डर के मारे आंखें बंद कर ली और चीखने लग पड़ी। सालार ने उसे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, तुम बहुत एंजॉय करोगी। नूर ने आहिस्ता से आंखें खोली और नीचे देखा, वो जमीन से ऊपर सालार की बाजू से लटक रही थी। ये कैसी एंजॉयमेंट है? नूर ने परेशानी से पूछा। ऐसी। सालार ने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन के पीछे बांध लिए और खुद गोल चक्कर काटने लगा, पहले आहिस्ता और फिर थोड़े तेज कर दिए। नूर को ऐसा लग रहा था कि वो झूले से झूला खोल रही है। उसे बहुत मजा आने लगा था। पहले तो वो बहुत डर रही थी। नूर खिलखिला कर हंस रही थी, उसके साथ उसके खुले हसीन रेशमी बाल भी एक अदा से झूम रहे थे। कितना हसीन मंजर था ये। नूर का दिल चाह रहा था कि वो सारा दिन ऐसे ही सालार के बाजुओं से लटके झूलती रहे। हाय, कितना मजा आ रहा है। सालार उसकी आवाज में खुशी महसूस करके अपने अंदर चैन ही चैन महसूस कर रहा था। फिर काफी देर वो उसे ऐसे ही खिलखिलाते हुए हंसता रहा। रुबाब बड़े मजे से बेड पे बैठी बुरहान को इधर से उधर चक्कर लगाते हुए देख रही थी। उसे बुरहान को सताने में बहुत ही मजा आ रहा था। अब मैं घर में क्या जवाब दूंगा कि ये सब क्या, कैसे, क्यों हुआ? अकबर चचा को जब पता चलेगा तो वो तो मुझे अपनी शिकारी बंदूक से शिकार कर डालेंगे। कहाँ फंस गया यार। डियर हबी, अब आप सोना नहीं चाहेंगे क्या? वैसे तो आज हमारी वो वाली रात है, बट उसके भी कुछ असूल होते हैं। ना तो मैं दुल्हन बनी हूँ और ना तुम्हारे पास मेरी मुंह दिखाई के लिए कोई गिफ्ट होगा। रुबाब ने कुछ इस अंदाज से अफसोस करते हुए कहा कि न जाने कितना बड़ा नुकसान हो गया हो। रुबाब, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नाम की कोई मिलती जुलती चुनी सी भी कुछ चीज है? क्योंकि मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। बुरहान पहले से ही तपा बैठा था।
ऊपर से रुबाब के ड्रामे ही नहीं बंद हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो रुबाब को पसंद नहीं करता था, वो तो उसे दीवानगी की हद तक चाहता था, मगर इस तरह से वो उसकी हो जाएगी उसे कहीं से भी गवारा नहीं था। बुरहान रुबाब को चाहने से ज्यादा उसकी 1000 गुना इज्जत करता था। वो उसे इज्जत से अपने नाम करना चाहता था, ऐसे इस अजीब सिचुएशन में नहीं कि जिसमें उन पर घटिया इल्जाम लगा हो, जो कि बिल्कुल गलत था। बुरहान को अपनी फिक्र नहीं थी, वो जानता था कि वो लड़का है और इसी प्लस पॉइंट की वजह से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर रुबाब लड़की थी और माशरा हमेशा लड़की पर ही उंगली उठाता है, इसी की जिंदगी जीना जीरन कर देता है, जो कि बुरहान रुबाब को इस तरह के जालिम कटहरे में कतई नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो बहुत परेशान था कि क्या करे, ना बता सकता था ना छुपा सकता था। यूं रुबाब की शरारतें उसे और कौफत में मुब्तला कर रही थीं। ओ मिस्टर छमक, चलो हद में रहो, अपनी हद में, वरना ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर तुम जब मेरे वो क्या कहते हैं, हाँ, जोरू के गुलाम टाइप वाले हस्बैंड बन जाओगे तो रोज नाक रगड़ा रगड़ा कर माफी मंगवाया करूंगी। रुबाब ने दोनों हाथ पीछे रखते हुए बेड पर नीम दराज पांव पर पांव रखकर झिलाते हुए गर्दन अकड़ा कर कहा कि संभल जाओ अभी से और जरा तमीज से बात करो मुझसे, वरना मैंने ही सब सारी जिंदगी तुम्हारे सर पर मुसल्लत रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि खुशनुमा जिंदगी को बदनुमा जिंदगी ना बना दूं। जबकि बुरहान का तो बस ही नहीं चल रहा था कि उसका गला पकड़कर उफ, एक तो इसे कुछ कह भी नहीं सकता। रुबाब, ये देखो मेरे हाथ। बुरहान ने हाथ जोड़कर उसके सामने किए। प्लीज मुझ पर रहम करो, सुकून से सो जाओ, मुझे तो अब नींद कभी नहीं आनी है। हाय बुरहान, च च च च च तुम तो अभी से एडवांस में माफी मांगने लग गए हो। हाय, तुम शोहरों की भी क्या जिंदगी होती है बेचारे, सारी जिंदगी बीवी की हाँ में हाँ नहीं कट जाती है, लेकिन अच्छा ही होता है, तुम शोहर कौन से मासूम होते हो। अच्छा, अब मजीद मत बोलना, बस अब मैं सोने लगी हूँ, तुम यहीं कहीं सो जाना। हाँ चलो, मैं तो गुड नाइट, बट तुम्हारी बैड नाइट। गुड नाइट माय हैंडसम छमक। चलो, साथ ही आंख मारी और चादर सर तक तान कर सो गई, जबकि बुरहान दांत पीसता अपने फ्यूचर को लेके मजीद घबरा गया था। हाय रब्बा, मेरा क्या होगा। सालार खिड़की में खड़ा काफी पीते हुए बाहर देख रहा था। नूर उसके पीछे आकर खड़ी हुई तो सालार ने मुड़कर उसे देखा। नूर ने अब सालार की रेड कलर की हाई नेक और वाइट ट्राउजर पहना हुआ था, बालों को सामने माथे से उठाकर पीछे की तरफ वाइट बटरफ्लाई से क्लिप किया हुआ था और बाकी बाल पुश्त पर खुले छोड़े हुए थे। नूर बहुत खूबसूरत लग रही थी। सालार यकटिक उसे ही देखे जा रहा था। सालार का बस नहीं चलता कि वो उसे यूं ही अपने सामने खड़ा किए ताउम्र देखता रहे और जिंदगी यूं ही गुजर जाए। नूर उसकी नजरों की तपश से कंफ्यूज होती जा रही थी। बार बार वो कान के पीछे बाल अड़सती जो चेहरे पे थे ही नहीं। सालार ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखते हुए उसको हाथ से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और उसकी पुश्त पर आ गया और दाएं हाथ को उसकी गर्दन के रास्ते गुजारते बाएं कंधे पर रख लिया और मजे से ऐसे ही खड़े उस हाथ से काफी के छोटे छोटे सिप लेने लगा। नूर ने उसके इस अंदाज पर तेवरी चढ़ाई। मैं क्या आपकी हैंगर हूँ जिस पे लटक कर आप सड़ा हुआ काला पानी पी रहे हैं? नूर ने मुंह टेढ़ा करके उसे देखकर कहा, मगर जब इस बार एहसास हुआ कि आवाज दिल में नहीं मुंह से निकली है और सालार के कानों में भी पहुंच गई है, तो अपने होंठों को अंदर की तरफ खींचकर मुंह झुका लिया। अरे वाह भाई, मेरी जानम ने बिलाखिर अपना मुंह खोल ही लिया मेरे सामने। सालार को ऐन का यूं चिढ़कर उससे कहना बहुत अच्छा लगा था। सालार ने नूर का रुख अपनी तरफ मोड़ा और कमर से थाम कर खिड़की पर बिठा दिया और दोनों तरफ हाथ टिकाकर उसकी तरफ झुक गया। नूर उसकी हरकत पर सटपटा ही गई। ऐन जानम, ऐसे ही रहना अब हमेशा, इसी तरह मुझे डांटना, मुझ पर अपना रोब रखना, अपना गुलाम बना लो मुझे। ये सालार शुजात जिसने कभी किसी की गुलामी नहीं की, हमेशा दूसरों को अपना गुलाम समझा, वो सालार शुजात खुशी खुशी तुम्हारी गुलामी करने के लिए दिलो जान से राजी है।
ताउम्र, मेरी हर सांस तक, जब तक ये तुम्हारा दिल मेरे सीने में धड़क रहा है, तुम्हारा सालार हमेशा तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम तक मैं किसी को भी नहीं पहुंचने दूंगा, कभी नहीं, किसी सूरत नहीं। सालार उसके गाल से अपना गाल रगड़ते हुए मखमूर सरगोशियाना आवाज में दीवाना वार बोल रहा था। नूर उसकी बातों में जकड़ी जा रही थी। उसे सालार की इस कदर जुनूनियत न जाने क्यों अच्छी लग रही थी। और यही वो लम्हा था जब नूर ने अपने दिल की एक हार्ट बीट मिस की थी। पता नहीं पर क्यों वो चाहती थी कि ये लम्हा ऐसे ही चलता रहे और सालार ऐसे ही प्यार भरी सरगोशियां करता रहे। दोनों को ऐसे ही आलम में काफी वक्त बीत चुका था। कहीं पर इश्क अपनी मंजिल के बहुत पास पहुंच चुका था, तो कहीं पर मोहब्बत ने अपना पहला कदम रख दिया था। मगर मोहब्बत की रफ्तार इश्क की बेताबियों के आगे बहुत मामूली थी। इश्क अपनी मंजिल जल्द से जल्द पाने के लिए बेकरारो बेचैन माही बेआब की तरह तड़प रहा था। लेकिन मोहब्बत थी कि उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। शायद उसे अपनी किस्मत पर बहुत एतमाद था, इसलिए या फिर वो इश्क को और अपनी हिजर की आग में झुलसाना चाहती थी। कहीं इसी चक्कर में मोहब्बत और इश्क एक दूसरे से दूर न चले जाएं, जहां ये कभी न मिल सके। लेकिन इन सब से बढ़कर भी कोई था जो इन सब पर अपना इख्तियार रखता था, और वो है अल्लाह ताला। अब ये तो अल्लाह ने ही उनकी जिंदगी का फैसला करना था, मगर क्या होगा वो फैसला? क्या कुदरत उन्हें हमेशा के लिए एक करेगी या फिर हमेशा के लिए जुदा? रुबाब और बुरहान होटल वापस आ चुके थे। वापसी के वक्त भी बाबा जी ने बुरहान को सख्त अल्फाजों में खबरदार किया था, जिसको लेकर बुरहान को तो ये लग रहा था कि वो नाउज़ु बिल्लाह कोई दहशतगर्द है, और तो और दुनिया की तमाम लड़कियों को छेड़ने का ठेका ले रखा है। जब से वो वापस आया था मुंह बिगाड़े घूम रहा था, और रुबाब की तो खुशियां ही नहीं खत्म हो रही थीं। वो बार बार कोई ऐसा जुमला छोड़ती कि बुरहान आजिज हुए जा रहा था। रुबाब को एक शर्त सूझी। रुबाब ने बर्फ हाथ में लेकर बुरहान की तरफ देखा। बुरहान उसी की लाइन में चल रहा था। रुबाब आहिस्ता से पीछे होते हुए बुरहान के पीछे गई और उसकी कॉलर उठाकर सारी बर्फ अंदर डाल दी और जोर से धक्का दिया और भागकर अपनी जगह वापस आ गई। ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। जबकि बुरहान मुंह के बल गिरा, अपने ऊपर बीतने वाली इस अचानक आफत पर ही हैरान परेशान वैसे ही लेटा होंक लग रहा था। पहले तो सब खड़े उसे देखते रहे, फिर गला फाड़ फाड़ के कह कहे मारने लगे। हाय अल्लाह जी, ये क्या हो गया? हटो हटो, परे हटो। हाय मेरे सैया जी, क्या हो गया आपको? कैसे गिर गए आप? रुबाब बड़े मजे से उसे आंख मारते हुए ड्रामाई अंदाज में बोलती हुई उसके पास आई और धीमी आवाज में पूछा। बुरहान इधर उधर देखता हुआ ये जान रहा था कि किसी ने देखा तो नहीं, फिर दांत पीसते हुए उसे खूनखार नजरों से देखा। वो समझ गया था कि सारी कारस्तानी इसी की है। चलें जल्दी चलें, एक जगह क्यों जमगट्टा बना लिया आप लोगों ने? सर की आवाज पर सारे स्टूडेंट रफू चक्कर हो गए। असफर जो खाने में ही गुम था, जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो मुंह में बर्गर का बड़ा सा बाइट लेते हुए उससे अजीबो गरीब आवाज में पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? यहाँ क्यों सजदा कर रहे हो? तुम्हारा काका होने की खुशी में शुक्राने के नफल अदा कर रहा हूँ। बुरहान ने तप कर उसे चबा चबा कर जवाब दिया। आए हाय बुरहान, पहले मेरी शादी तो होने दो, तुम तो एडवांस में ही शुक्र अदा कर रहे हो। ही। इसी अजीबो गरीब आवाज में शर्माते हुए जैसे उसे समझाया था, और फिर उस पर से फलांगता हुआ आगे चल दिया। असफर कमीने, तेरा भी कुछ करना पड़ेगा मोटी डायन। नूर कब से सालार के चेहरे को देख रही थी, लेकिन सालार था कि उसके कानों में शायद उसकी आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। देखें जानम, तुम्हें देखूं तो तुम देखने नहीं देती, ऐसे हो जाती हो जैसे अभी बेहोश हो जाओगी। सालार ने उसे देखे बगैर संजीदगी से कहा, मुझे बाहर जाना है। यहाँ आने का फायदा ही क्या हुआ जब बर्फ से ही नहीं खेल सकूं? नूर ने रूहानसी आवाज में कहा कि वो आई ही बर्फ के लिए थी, वरना घर में और यहाँ में क्या ही फर्क रह गया था। फिर सालार ने उसे एक नजर देखा
और फिर उसके फूले फूले गाल देखकर उसे फौरन कहा, एक शर्त पर, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। जैसा जैसा मैं कहूंगा तुमने बिल्कुल वैसा ही अच्छी बीवियों की तरह मेरी हर बात माननी है। बोलो, अगर मंजूर है तो जाके पूरे का पूरा वैसे ही पैक होकर आओ जैसे यहाँ आते वक्त थी। सालार ने दोबारा अपने मोबाइल में नजरें गाड़ते हुए उससे कहा तो नूर ने बगैर कोई चूं चरां किए झट से उठकर अंदर रूम में भागी पैक होने के लिए। सालार उसकी इतनी जल्दबाजी पर बस हंस कर ही रह गया था। ऐन जब तैयार होकर आई तो जाके सीधा बाहर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई कि जैसे तोड़कर बाहर जाने का इरादा रखती हो। सालार उसकी बेसब्री पे मुस्कुराता हुआ दरवाजा खोलने लगा जो उसने आते साथ ही लॉक कर दिया था, क्योंकि उसे पक्का यकीन था ऐन बाहर जाने के लिए जरूर मचलेगी। सालार उसका हाथ पकड़कर ग्रिल तक लाया। वाओ, बाहर का खूबसूरत मंजर देखकर नूर मबहूत रह गई। जोश में उसे ये तक पता न चला कि उसने सालार के हाथ को जोर से जकड़ रखा है। सालार तो मुसर्रत से लबरेज उसे ही देख रहा था। उसके आगे बाहर के नज़ारे तो जैसे फीके से हैं। ऐन का पुर नूर पाक चेहरा दुनिया में किसी का नहीं है। सालार खुद को खुश नसीब समझता था कि उसे ऐन बिना किसी पसो पेश के आसानी से पा लिया था। ऐन ने उसके हाथ को पकड़े ही अपने साथ खींचा था। सालार भी खुद को ढीला छोड़कर उसके साथ खींचता चला गया। आई हाय, ये बर्फ कितनी मजे की है, नूर ने खुशी से चिल्लाते हुए बर्फ को देखकर कहा। हाँ मगर तुमसे कम जानम, सालार ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। ऐन किसी लचकीली डाल की तरह उसके सीने से आ लगी। नूर ने बौखलाकर उसकी तरफ देखा। सालार उसे ही दीवाना वार उसके चेहरे के एक एक नकूश को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था, जैसे न जाने कितने अरसे से आंखें उसकी दीद की प्यासी हों। नूर भी उसे बेसाख्ता देखे जा रही थी। सालार ने नेवी ब्लू कलर का हाई नेक के साथ वाइट स्टाइलिश जैकेट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। बालों को जेल से पीछे की तरफ सेट किए बहुत दिलकश लग रहा था। उसकी चमकीली आंखों में उसकी ऐन की वजह से आई मजीद चमक सूरज की चमक को मात दे रही थी, जैसे ऐसा नूर को लग रहा था। सालार ने उसके गिर्द मजबूत हिसार कायम करके उसे अपने सीने में भेंच लिया था, जैसे वो उसे खुद में शामिल कर हर किसी से छुपा लेना चाहता था। नूर साकत खड़ी उसकी दिल की धड़कनों को सुन और महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे ये धड़कनें उससे कुछ कह रही हों, ऐसा जिससे उसकी ना आशनाई है। कुछ समझ न आने के बावजूद भी पता नहीं कितनी अजीब बात थी कि उसे सब समझ भी आ रहा था। नूर अपनी इस हालत पे खुद भी हैरान थी, उसे क्या हो रहा है। सालार जब भी उसके करीब आता है तो वो खुद को महफूज क्यों समझने लगती है। दिल ऐसा क्यों चाहता है कि वो कभी इस मजबूत हिसार से न निकले। नूर उसके सीने में मुंह छुपाए अपनी ही हालत का तज्जिया कर रही थी कि उसे सालार की गंभीर भारी आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर उसके गाल लाल अनारी हो गए और धड़कनों ने एक शोर सा मचा दिया। सालार ने अपने लब उसके गाल पर रखे हुए थे, बोलते हुए उसके लब उसके अल्फाजों के साथ उसके सुर्ख रुखसार पर बोसे दे रहे थे। नूर की सांसें थम रही थीं, पैरों से तो जैसे जान निकले जा रही थी। सालार को जब एहसास हुआ कि नूर बस अभी गिरी तो उसने न चाहते हुए भी उसे आहिस्ता से अपने आप से थोड़ा दूर किया, मगर छोड़ा अभी भी नहीं था। जानम, यार तुम्हारा क्या बनेगा? सालार ने उसके कान में सरगोशी की। पता नहीं, नूर ने बौखलाहट में लरजती आवाज में हड़बड़ाकर एकदम बोल दिया। सालार उसके इस जवाब पे बमुश्किल अपना कहकहा रोक सका। वो मुझे वॉशरूम जाना है। नूर कुछ बोल ही रही थी कि सालार ने उसका जुमला उचक लिया।
اور اس کی بات شوخی سے نچلا لب دانتوں میں دبائے مکمل کی۔ نور اس کے بالکل درست اندازے پر سٹپٹا ہی گئی۔ نہیں تو وہ مجھے تو برف سے کھیلنا ہے۔ ہکلاتے ہوئے جب وہ نور نے بات بدلی تو سالار نے اسے خوشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے سختی سے منع کیا۔ اوہو جانم، نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ نیور، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ سالار اس سے دور ہوتا ہاتھ پکڑ کر بولا اور آگے چل دیا۔ نور نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے روحان سی آواز میں بولا کہ پھر کیا فائدہ ہوا میرے یہاں آنے کا جب برف سے ہی نہیں کھیل سکوں؟ میرا بچہ، برف سے کھیلنا تھا میرے بچے کو، ہاں؟ سالار اس کو لے کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ نور کے آگے اور سالار اس کے پیچھے تھوڑا اونچا بیٹھ گیا اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ایسے پکڑ کے بیٹھ گیا جیسے کسی چھوٹے بچے کو پکڑتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ نور ویسے ہی منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ سالار اس کے بازوؤں کو پکڑ کر کبھی اوپر کرتا کبھی نیچے اور چاہ رہا تھا کہ عین کچھ بولے، اسے ڈانٹے، اسے ٹوکے، مگر وہ تھی کہ جیسے منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ نور سالار سے اپنی خفگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے سالار پر بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک کچھ سرتی اور کچھ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوئی تھی۔ نور ابھی بھی برف کو دیکھ کر خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے اس گوند کے سامنے اپنا منہ ہی کیوں کھولا۔ گوند کی طرح ایسا چپک گئے ہیں جیسے نہ چپکے تو قیامت آ جانی ہے۔ نور ایسے ہی اپنے آپ سے تانے بانے بن رہی تھی کہ اس کے سامنے دو ہتھیلیاں دعا کی صورت آئیں۔ اس میں سفید برف کے بالکل درمیان بے تحاشا خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ نور مبہوت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ انگوٹھی اس کے سفید نرم ملائم ہاتھ کی پتلی مخروطی انگلی میں بڑے پیار سے پہنا دی اور پیچھے سے اسے حق کر لیا۔ جانم، تمہاری ہر خواہش میری اولین چاہت ہے۔ اس کے ہاتھ میں برف رکھ کر اس کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ نور کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی خواہش کو سالار نے انوکھے انداز میں پورا کر دیا تھا۔ اس کے لب بے اختیار پھیلے تھے۔ آپ ہمیشہ مجھے لاجواب کر دیتے ہیں۔ نور نے اپنے دل میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ سیلی، کہاں ہو تم؟ کیوں میرا فون نہیں پک کر رہے ہو؟ کیا کروں؟ ہاں، ایک شخص ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔